हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों, हमने 10th स्टैंडर्ड का साइंस का एनिमल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया था। ये उसका हम सेकंड पार्ट शूट करने जा रहे हो बच्चों, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा, सबसे पहले जाइए फर्स्ट पार्ट देख के आ जाइएगा। प्लेलिस्ट 10th स्टैंडर्ड में आपको पार्ट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो चलो बिना कुछ वक्त गवाए हम वापस स्टार्ट कर देंगे हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन। ओके, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? देखो, ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या है हेडिंग अपनी? ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता क्या है? देखो बच्चों, हर एक एनिमल है ना अलग अलग होता है। किसमें सिंगल सेल होता है, किसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, जिसको अपन यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्युलर एनिमल्स भी बोलते हैं। तो ठीक है, तो आज आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, उसके मीनिंग में आपको बता दूंगा, वो सिर्फ दिमाग में रखने का है और जो कि अपने को पूरे चैप्टर में यूजफुल होने वाले हैं। ओके, तो देखो, कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, ठीक है। कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेल होता है, यूनिसेल्युलर होता है, यूनिसेल्युलर, ठीक है। वो क्या होता है? यूनिसेल्युलर। पूरे बॉडी में बस एक ही सेल होगा, उसका अपन बोलेंगे यूनिसेल्युलर। तो ऐसे टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को बोलेंगे अपन प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको अपन? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। किसी ने पूछ लिया प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जिसके बॉडी में सिर्फ क्या होता है? सिंगल सेल होता है, यूनिसेल्युलर होते हैं वो, ठीक है। कौन से भी एनिमल्स यूनिसेल्युलर होंगे उसका अपन बोलेंगे उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब दूसरा है सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है दूसरा बच्चों? दूसरा है, ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या है? सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चों, ये सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपके बुक पे पेज नंबर 64 पे देख लीजिए। ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी में टिश्यूज फॉर्म नहीं होते, ठीक है, टिश्यूज आर नॉट फॉर्म, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, टिश्यूज आर नॉट फॉर्म, ठीक है। ऐसे एनिमल जिनके बॉडी में टिश्यूज फॉर्म नहीं होते, ऐसे एनिमल्स को अपन बोलेंगे सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? इसके एग्जांपल सब हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखते चले जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है? देखो, नेक्स्ट है सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोला उन्होंने? सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बच्चों। अब ये सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? बच्चों, एक बात ध्यान में रखने का, अपने बॉडी में सेल्स होते हैं, तो क्या होते हैं? बहुत सारे सेल्स, ठीक है। अपने बॉडी में क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। तो बहुत सारे सेल्स एक साथ आके टिश्यूज फॉर्म करेंगे। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, बहुत सारे सेल्स एक साथ आएंगे, बहुत सारे सेल्स एक साथ आएंगे और टिश्यूज फॉर्म करेंगे। ऐसे टाइप को बोलेंगे अपन सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, देखो यहाँ पर क्या लिखूंगा? Cell comes together to form tissues, ऐसे। ओके, चलेगा। सेल्स क्या होते हैं? एक साथ आके क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू फॉर्म करते हैं, इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको? सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब लास्ट वाला अपना टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, अब जैसे ऊपर देखो, सेल टिश्यू था, मतलब सेल्स एक साथ आके टिश्यूज फॉर्म करेंगे। यहाँ पर क्या था? टिश्यू ऑर्गन, टिश्यूज एक साथ आके ऑर्गन फॉर्म करेंगे। क्या बोला मैंने? टिश्यूज कम टुगेदर, टिश्यूज कम्स टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन, ठीक है। समझ में आ गया? चार चीज़ें समझ में आ गई। सबसे पहला पॉइंट क्या था? सबसे पहले ऊपर वाला क्या था? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या बच्चों? उनके बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होगा, जो यूनिसेल्युलर एनिमल्स होंगे, उसको अपन बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या है? सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेल्युलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा?
टिश्यूज़ उनके अंदर, उनके बॉडी के अंदर टिश्यूज़ फॉर्म नहीं होते, उसको अपन बोलेंगे टिश्यूज़, उसको बोलेंगे अपन सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेल टिश्यूज ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा बच्चों? सेल्स एक साथ आके टिश्यूज फॉर्म करेंगे, उसको अपन बोलेंगे सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर क्या है? टिश्यूज एक साथ आके ऑर्गन फॉर्म करेंगे, उसको अपन बोलेंगे टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया बच्चों? एकदम सिंपल सा टॉपिक था ये। ओके, अब आने वाला अगला टॉपिक क्या है देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बॉडी सिमेट्री। क्या है? बॉडी सिमेट्री। अभी देखो, तो बॉडी सिमेट्री के बच्चों आप लोगों को दिए 3 टाइप्स। तो कौन से दिए हैं? तो सबसे पहला दिया है, ए वाला दिया है असिमेट्रिकल। ठीक है, पहले वाला क्या दिया बच्चों? पहला वाला दिया है असिमेट्रिकल बॉडी। अब ये असिमेट्रिकल बॉडी होती क्या है? देखो एग्जाम्पल क्या कर लो, एक आबड़ दोबड़ पत्थर ले लो ऐसा, ठीक है, एक स्टोन ले लो जिसका कोई भी इरेगुलर शेप है, कौन सा भी फिक्स शेप नहीं है। तो ऐसे पत्थर को अपन बीच में से काट के 2 अलग अलग सेम हिस्सों में कर सकते हैं क्या? वो पत्थर को अलग अलग अपन सेम हिस्सों में नहीं कर सकते। ऐसे टाइप को बॉडी को अपन बोलेंगे असिमेट्रिकल बॉडी। समझ में आ गया? मतलब ऐसी बॉडी लो जिसको मैं कट करने के बाद 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। ऐसा है क्या पॉसिबल? एक पत्थर ले लो आबड़ धोबड़, सपोज अभी इसको मैं देखो एग्जांपल ये मैंने ऐसा पत्थर ले लिया, ठीक है, ऐसा मैंने पत्थर ले लिया। अब ये पत्थर को क्या करने का है? मेरे को एक कट मारने का है, किधर से भी मारो तुम्हारी इच्छा, लेकिन वो 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होने मांगता। सेम, हाँ सेम, 2 अलग अलग सेम पार्ट में वो डिवाइड होने मांगता। देखो मैं ऐसे कट मार दूँ तो 2 सेम पार्ट में वो डिवाइड हो रहा है क्या? ऐसे मार दो डिवाइड हो रहा है क्या? ऐसे मार दो डिवाइड हो रहा है क्या? तो वो अलग अलग सेम पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको मैं बोलूँगा असिमेट्रिकल बॉडी। समझ में आ गया? असिमेट्रिकल बॉडी का मतलब क्या है? ये मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा फिर अभी? ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉडी डज नॉट डिवाइड इन 2 इक्वल हाफ्स। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉडी डज नॉट डिवाइड इन 2 इक्वल हाफ्स। ठीक है, बॉडी को कट करने के बाद बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रही है, तो उसको मैं बोलूँगा असिमेट्रिकल बॉडी। ठीक है, अब दूसरा क्या है? देखो दूसरा है सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री। क्या है दूसरा? देखो बच्चों, दूसरा है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी। ठीक है, अभी बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी का मतलब होता क्या है? ये इसका उल्टा है। एग्जाम्पल, एक टेनिस का बॉल ले लो, एक टेनिस बॉल ले लो, उसको मस्त तवे के बीच में से एक छुरी मार के कट कर दो, तो वो दोनों अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा। वो दोनों अलग अलग पार्ट में क्या होगा? सेम पार्ट में डिवाइड होगा। तो उसको मैं बोलूँगा बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी। आपके बुक में सिर्फ बायलैटरल सिमेट्री दिया, आप ये भी बोल सकते हो। समझ में आ गया? मतलब ऐसी बॉडी जिसको मैं कट करने के बाद 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए। ठीक है, एग्जाम्पल अपन देख लेंगे, एक गोट ले लो, बोकुड़ ले लो, बोकुड़ है ना, अब ईद को काटा रहेगा बोकुड़। अगर बोकुड़ को यहाँ से स्ट्रेट काटने का, उसके 2 ऐसे सिंग है ना, 2 सिंग के बीच में से उसको स्ट्रेट काटने का, ठीक है, ऐसे 2 सिंग है ना, 2 सिंग के ऐसे बीच में से स्ट्रेट काटने का। देखो फिर क्या हो जाएगा? एक आँख इधर, एक आँख उधर, एक सिंग इधर, एक सिंग इधर, एक हाथ पैर इधर उधर चले गया, दोनों के पीछे हाथ पैर इधर उधर चले गया। मतलब वो बोकुड़ को मैंने क्या कर दिया? 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। तो उसको मैं क्या बोलूँगा? बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी। समझ में आ गया? बायलैटरल सिमेट्रिकल बॉडी का मतलब क्या है? मतलब ऐसी बॉडी जो कट करने के बाद 2 इक्वल सेम हाफ में डिवाइड हो जाए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बॉडी डिवाइड्स इन 2 इक्वल हाफ्स। ओके, समझ में आ गया बच्चों? बॉडी डिवाइड इन 2 इक्वल हाफ्स। चलो ठीक है, अब लास्ट वाला देख लेंगे, सी वाला। सी वाला है बच्चों रेडियल सिमेट्री। क्या है बच्चों? थर्ड वाला अपना रेडियल सिमेट्री। तो ये रेडियल सिमेट्री होता क्या है? रेडियल नाम से समझ में आ गया। अभी देखो रेडियल सिमेट्री मतलब क्या?
एक ऐसा उसको कट मार, कहीं से भी वो कट मार दो, ठीक है। अभी अपना बोकुड़ था, एक सिंग इधर एक सिंग इधर थी, तो अपन ने क्या किया, बीच में से कट मार दिया, ठीक है, बीच में से कट मार दिया। अगर उसको मैं यहाँ से पेट में से कट मारता तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होता था क्या, है ना। सर आगे था और पिछवाड़ा पीछे हो गया रहता, है ना, तो उससे इक्वल हाफ में डिवाइड होता था क्या, नहीं। तो उसको मैंने यहाँ से कट मारा। लेकिन रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, तुम कहीं से भी कट मार दो, समझ में आ रहा है। रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, तुम कहीं से भी उसको कट मार दो तो क्या होगा, वो दो इक्वल सेम हाफ में डिवाइड होगा। एग्जाम्पल क्या दूँ, एग्जाम्पल इसका बर्थडे का केक ले लो, ठीक है। अपन अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, बीच में ऐसा गोल केक होगा, ठीक है, ये देखो केक होगा आपका। तो तुम ये केक को है ना कहीं से भी कट मार दो, कहीं से भी, यहाँ से मार दो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, यहाँ से मार दो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, यहाँ से मार दो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, यहाँ से मार दो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट तुम कहीं से भी कट मार दो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होना ही है, इसको अपन बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा देगा, उसका एनिमल कौन सा आएगा, तो बच्चों इसका एनिमल है स्टारफिश, पता है ना आपको स्टारफिश। इसका एग्जाम्पल एग्जाम में बर्थडे का केक नहीं लिखने का, ठीक है, केक फेंक के मारेंगे आपको। यहाँ पर क्या आएगा, स्टारफिश। कैसा है स्टारफिश, कुछ इस तरीके से है। तो ये स्टारफिश को तुम कहीं से भी कट मार सकते हो, देखो यहाँ से कट मार दो, देखो यहाँ से कट मार दो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, तो क्या होगा, यहाँ से कट मार दो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। फिर क्या, यहाँ से कट मार दो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, यहाँ से कट मार दो, दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। मतलब स्टारफिश को तुम कहीं से भी कट मार दो बच्चों, वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है बच्चों हमारी बॉडी सिमेट्री, ठीक है। बॉडी सिमेट्री समझ में आ गया, एक बार रिवाइज कर लेंगे। असिमेट्रिकल बॉडी का मतलब क्या होगा, कहीं से भी कट मार दो, बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगी। बाइलेटरल सिमेट्री मतलब बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकती है कट मारने के बाद। रेडियल सिमेट्री कहीं किधर से भी कट मारो, ठीक है, कहीं से भी कट मारो, बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड होना ही है। ऐसे एनिमल्स को अपन बोलेंगे रेडियल सिमेट्री, ओके। अब चलो नेक्स्ट देख लेंगे, थर्ड वाला देख लेंगे बच्चों। थर्ड वाला अपना जर्म लेयर, ठीक है, क्या अपना थर्ड वाला जर्म लेयर। अभी बच्चों जर्म लेयर का मतलब क्या होता है, देखो जब एम्ब्रॉय डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रॉय का मतलब देखो जब अपन 9 महीने बच्चा पेट में होता है, ठीक है, तो उसको अपन बोलेंगे एम्ब्रॉय। क्या बोलेंगे उसको, एम्ब्रॉय डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रॉनिक बोलते हैं, तुम कुछ भी बोलते हैं यार। चलो 9 महीने बच्चा पेट में होगा, माँ के पेट में होता है 9 महीने, ठीक है, उसके वो जब बच्चा पेट में होगा उसको बोलेंगे एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट, ठीक है, एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट बोलेंगे। तब क्या होता है, एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट के टाइम पे हमारे बॉडी में जर्म लेयर पैदा होते हैं, हमारे बॉडी में जर्म लेयर होते हैं, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल आपको जर्म लेयर, डायरेक्टली जर्म लेयर बता देता हूँ, वो कैसे पैदा होते हैं, क्या क्यों पैदा होता है, वो हम 11th स्टैंडर्ड में देखेंगे। सिर्फ इतना सा बात ध्यान में रखने का, क्या कि जब एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट होता है तो क्या होगा, जर्म लेयर प्रोड्यूस होते हैं। जर्म लेयर कैसे दिखते हैं, तो बच्चों जर्म लेयर दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, है ना, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा होता है बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक में फ़र्क होता क्या है, देखो जर्म लेयर मतलब क्या होगा, ऐसे लेयर्स होंगे, ऐसे क्या होंगे, उसमें लेयर्स होंगे, ठीक है, एक अंदर वाला लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर। तो अगर सबसे अंदर वाला लेयर जो होगा, सबसे अंदर वाला लेयर है ना, सबसे अंदर वाला लेयर जो होगा बच्चों, तो उसको अपन बोलेंगे एंडोडर्म। उसको क्या बोलेंगे अपन, एंडोडर्म, ठीक है, सबसे अंदर वाला लेयर है, सबसे अंदर वाला पहला लेयर होगा वो क्या होगा आपका एंडोडर्म, ठीक है। और सबसे बाहर वाला लेयर जो होगा, सबसे बाहर वाला, इसको अपन बोलेंगे एक्टोडर्म। क्या बोलेंगे इसको अपन, एक्टोडर्म, ध्यान में रखने का है। सबसे अंदर वाला लेयर होगा उसका अपन बोलेंगे एंडोडर्म, सबसे बाहर वाला लेयर होगा उसका अपन बोलेंगे एक्टोडर्म, और जो बीच वाला लेयर होगा, बीच वाला लेयर होगा उसको बच्चों अपन बोलेंगे मेसोडर्म, ठीक है, समझ में आ गया क्या किया मैंने। सबसे अंदर वाला लेयर होगा तो उसको बोलेंगे एंडोडर्म, सबसे बाहर वाला लेयर होगा उसको बोलेंगे एक्टोडर्म, और जो बीच वाला लेयर होगा बच्चों उसको बोलेंगे अपन मेसोडर्म। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इसमें कितने लेयर प्रेजेंट है, तो उसमें बच्चों 3 लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 लेयर प्रेजेंट है, इसलिए इसको मैं बोलूँगा ट्रिप्लोब्लास्टिक। गाड़ी पे 3 जन बैठेंगे तो अपन बोलेंगे ट्रिपल सीट, तो वैसा इधर 3 लेयर प्रेजेंट होंगे तो इसको मैं बोलूँगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, समझ में आएगा। तो डिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, डबल सीट है ना। डिप्लोब्लास्टिक में क्या आएगा, देखो बच्चों डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ 2 ही जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं, तो वो कौन से होते हैं,
तो वापस इसमें का अंदर वाला सबसे जो होता है, अंदर वाला होगा, इसको अपन बोलेंगे एंडोडर्म, है ना, एंडोडर्म। और सबसे बाहर वाला जो होगा उसको अपन बोलेंगे एक्टोडर्म, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, सिर्फ दो ही जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। तो इसमें जो थर्ड वाला लेयर है, थर्ड वाला लेयर इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, जो कि मेसोडर्म होता है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, वहाँ पर डेड लेयर है वो, ठीक है। वो क्या है, डेड लेयर है, ठीक है, ये डेड लेयर, डेड, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब इसमें कौन से कितने लेयर है, इसमें दो ही लेयर प्रेजेंट है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म, दो लेयर प्रेजेंट है, इसलिए मैं इसको बोलूँगा डिप्लोब्लास्टिक। तीन लेयर बच्चों प्रेजेंट हो, इसको क्या करूँगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता क्या है, इसके एग्जाम्पल्स अपन आगे देख लेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों, ओके। चलो आगे देख लेंगे नेक्स्ट, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट देख के बच्चों आज हमारा टॉपिक खत्म कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे वाले सारे फाइलम्स देखने वाले हैं, ठीक है। इसके आने वाले सारे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होंगे और बहुत सारे नए नए अलग अलग चीज़ें समझ में भी आएगी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इस वीडियो का अपने को देखना ही है, तो भी अपने को थर्ड पार्ट बच्चों समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो अपन देखेंगे बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी, मुझे कैविटी, कैविटी का मतलब क्या होता है, अपन वो पेप्सोडेंट के ऐड देखते हैं ना, आपके कैविटी एक है वो एक है, मतलब अपन कैविटी सिंपल भाषा में बोलेंगे अपन होल, खड्डा, है ना, सिंपल भाषा में बोलेंगे क्या, होल। अगर आपके बॉडी में होल है तो मैं बोलूँगा बॉडी में कैविटी है, होल नहीं है तो बॉडी में कैविटी नहीं है, बस बात सिंपल सी है, ठीक है। तो एनिमल्स के बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में भी कैविटी होती है, होल होता है, खड्डा होता है, ठीक है। उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, इसको बोलेंगे अपन बॉडी कैविटी। इसको अपन सिलम भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इसको अपन, सिलम। कैविटी का दूसरा नाम है सिलम, ठीक है, सिलम भी बोल सकते हैं, जिसमें का ओ साइलेंट है, ध्यान में रखने का, ओके। अब एक बात ध्यान में रखना, जब बच्चों, जब वापस बच्चा जब पेट में होता है, बच्चा जब पेट में होता है उसको अपन बोलेंगे एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट। जब बच्चा पेट में बड़ा होता है, जब बच्चा पेट में बड़ा होता है तो उसका अपन बोलेंगे एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट होती है तब से अगर बॉडी में होल है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब बच्चा पैदा होने से पहले जब वो पेट में है तभी से उसके बॉडी में होल है, तो ऐसे एनिमल्स को अपन बोलेंगे यूक्लोमेट या फिर यूसिलोमेट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन मत लेने का। तो यहाँ पर क्या है, यूसिलोमेट, यूसिलोमेट भी बोल दो या फिर यूक्लोमेट भी बोल दो, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो क्या बोला मैंने, कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब से क्या होगा, तब से उसके बॉडी में होल है, तब से क्या होगा, तब से उसके बॉडी में क्या है, होल है, मतलब बच्चा पैदा होने से पहले ही उसके बॉडी में होल है। तो ऐसे एनिमल्स को अपन बोलेंगे यूसिलोमेट एनिमल्स, ठीक है, इसको बोलेंगे यूसिलोमेट, वो होल को बोलेंगे यूसिलोमेट, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज एनिमल्स विथ ट्रू बॉडी कैविटी। ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे अपन, एनिमल्स विथ ट्रू बॉडी कैविटी, ठीक है। मतलब इनके बॉडी में जो कैविटी है, जो खड्डा है, जो होल है, वो पैदाइशी है, ठीक है, मतलब वो पहले से, पैदा होने के पहले से, उनके जब वो बच्चा पेट में था तभी से, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके। अब दूसरा है सिलोमेट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, दूसरा क्या है, सिलोमेट, एक्लोमेट बोल दो, कुछ भी बोल दो, सिलोमेट बोल दो, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, जब ऐसे एनिमल्स, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी में होल नहीं है, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी में होलिच नहीं है, तो उसको बोलेंगे अपन सिलोमेट या फिर एक्लोमेट भी बोल सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बॉडी कैविटी एब्सेंट, ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने, ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी में होल नहीं है, कैविटी एब्सेंट है, सीलम एब्सेंट है, उनको मैं बोलूँगा सिलोमेट या फिर एक्लोमेट, कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। यूक्लोमेट मतलब एनिमल्स के बॉडी में कैविटी होती है, लेकिन कब से होती है, वो पैदा होने से पहले ही उनके बॉडी में होती है, ठीक है, फ्रॉम द टाइम ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फ्रॉम द टाइम ऑफ एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट, ठीक है, समझ में आ गया, ओके।
अब थर्ड वाला देखो बच्चों, अब थर्ड वाला आपका क्या है, सीडोसिलोमेट्स। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो ठीक है, सीडोसिलोमेट्स। अब ये सीडोसिलोमेट्स का मतलब होता क्या है बच्चों, इसका मतलब होता है एनिमल्स के बॉडी में होल है, बॉडी में होल है, मैं नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बॉडी में होल है लेकिन बाद में पैदा हो गया है। ठीक है, जब वो बच्चा पेट में था तब उसके बॉडी में होल नहीं था, जब वो बच्चा पैदा हो गया तभी भी उसके बॉडी में होल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा छोटे से बड़ा बनते गया, बड़ा 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 बनते गया, तो उसके बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होना स्टार्ट हो गई। ऐसे एनिमल्स को अपन बोलेंगे सीडोक्लोमेट्स। समझ में आ गया क्या? सीडोक्लोमेट्स मतलब क्या समझ में आ गया? देखो, बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट लेटर, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बॉडी कैविटी प्रेजेंट लेटर। मतलब क्या बोला मैंने कि उनके बॉडी में होल है लेकिन एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट तो है क्या, बाद में आ गया, पैदा होने के बाद में जब वो बड़ा 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 होते चले गया तब उसके बॉडी में होल आते चले गया, तो उसको अपन बोलेंगे सीडोसिलोमेट्स। समझ में आ गया? चलो वापस तीनों एक बार रिवाइज कर लेंगे। पहले वाले क्या बोला मैंने, यूसिलोमेट्स। यूसिलोमेट का मतलब क्या होता है, एनिमल्स में बॉडी कैविटी होती है, कब से होती है, बचपन से होती है क्या? नहीं, जब वो पैदा होने से पहले से होती है। जो दुनिया में भी नहीं आए रहते, पैदा भी नहीं हो गए, तो वो माँ के पेट के अंदर है, एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट में अभी भी अंडे में घूम रहे, तब से उनके बॉडी में होल है। ऐसे एनिमल्स को बोलेंगे अपन यूसिलोमेट्स। ठीक है, सिलोमेट्स का मतलब क्या है, एक्लोमेट्स का मतलब क्या है, जिनके बॉडी में होलिच नहीं है, खड्डाच नहीं है। ठीक है, इनको बोलेंगे अपन सिलोमेट्स। और नेक्स्ट सीडोसिलोमेट्स। सीडोसिलोमेट्स का मतलब क्या होगा, बॉडी में कैविटी है, बॉडी में खड्डा है, लेकिन कब हो गया, जब वो बच्चा बड़ा 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 हो गया तो उसके बॉडी में खड्डे चले आते गए, तो ऐसे इसको बोलेंगे अपन सीडोसिलोमेट्स। समझ में आ गया बच्चों? यस, ओके। तो एक लास्ट वाला अपन देख लेंगे, लास्ट वाला अपन देखेंगे बॉडी सेगमेंटेशन। एक सिंपल सा टॉपिक, बॉडी सेगमेंटेशन। ठीक है, बॉडी सेगमेंटेशन। अब ये बॉडी सेगमेंटेशन क्या है? बॉडी सेगमेंटेशन, अभी आपने एक अर्थवर्म देखा होगा, गांडूड़ देखा क्या? हम मराठी में उसको गांडूड़ बोलते हैं। ऐसे ऐसे होता है कुछ, तो फिर यहाँ पर मुंह होता है, ठीक है, ऐसे कुछ होगा। तो उसके बॉडी के ऊपर ना, उसके बॉडी के ऊपर ना ऐसे लाइंस होंगे। देखो, उसके बॉडी के ऊपर ऐसे कुछ तो लाइंस होंगे, ऐसे 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 लाइंस होंगे। ठीक है, उसके बॉडी में ऐसे लाइंस होंगे। दिस लाइंस आर नथिंग बट बॉडी सेगमेंटेशन। ठीक है, समझ में आ गया? ये लाइंस नहीं, बाकी इसको क्या बोलेंगे अपन, बॉडी सेगमेंटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक हम यही स्टॉप कर देंगे। हम अभी नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में अपन फाइलम्स देखने वाले हैं। ठीक है, पोरीफेरा, जो कुछ भी फाइलम्स हमने, निडेरिया, ऐसे बहुत 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 सारे फाइलम्स हमें देखने हैं। तो और मुझे लगता है एक या फिर दो पार्ट में हम ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। लेकिन बच्चों, अगर ये वाला पार्ट और जो पिछला पार्ट, ये दोनों पार्ट देखोगे तो ही आपको आने वाला अगला पार्ट समझ में आ जाएगा। मैंने सारे बेसिक चीज़ें ये दो पार्ट में मैंने कवर कर दी है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों पार्ट देख लेने का। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। यस, थैंक यू।